वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको मौलिक अधिकारों का पूरा जो टॉपिक है उसे समझा दिया था और उसमें जो जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह मैंने आपको आराम से बता दी थी तथा उसके जो जो भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे वो भी आपको समझा दिए थे। तो मौलिक अधिकार का जो चैप्टर था वो हमारा 4 पार्टों में लगभग पूरा हो चुका है और आज हमें पढ़ना है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इनकी भूमिका क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, इन सभी बातों को हम जानने की कोशिश आज के इस अपने लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद और 36 से 51 तक किया गया है। भाग 4 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से आपसे कहीं पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग और किन किन आर्टिकलों में किया गया है। तो यह इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को 1937 में ग्रहण किया है। और थोड़ी और अंदर गहराई से चलते हैं तो आयरलैंड के संविधान में जो आयरलैंड का जो संविधान है उसमें भी नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने कहां से लिया है, 1937 में आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए थे ये तक, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इन नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। अब इन नीति निर्देशक तत्वों के हम देखते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य क्या है? तो एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल उद्देश्य है वह है एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। लोकतांत्रिक राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है कि जिसके मतलब जो जनता के कल्याण को ही सर्वोपरि मानता है। उसमें चाहे जनता के हित हों, जितने भी प्रकार के हित हैं, उनके परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, खेल कूद है, नृत्य है, गायन है, कला है, इन सभी के जो नागरिकों की जो भी है ये परंपराएं और रीति रिवाज हैं, तो लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और लोक कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना ही होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हमें देखना है, देखिए ग्रेनवेल ऑस्टिन नाम के एक राजनीतिज्ञ हुए हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है।
क्या कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि हर किसी के पीछे एक कारण जरूर होता है। तो इन्होंने कहा है क्योंकि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र। लोकतंत्र की ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। इसके पहले आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने कहा है, तो आपको लगाना है टिक ग्रैनविल ऑस्टिन को। और इन्होंने अगर जैसे कारण कोई पूछे तो वहां पर आपको बताना है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा की जाती है। इस कारण से इन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अब हमें पढ़ना है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी आखिर विशेषताएं क्या हैं। तो अब हमें इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं। देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी मूल विशेषता जो है, पहली इनकी जो मूल विशेषता है वह है कि इनकी जो पहली विशेषता है वह है कि उच्च आदर्श समानता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना। सबसे पहली इनकी जो विशेषता है वह है उच्च आदर्श समानता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना। तो सबसे पहले जो इनकी विशेषता है वह है उच्च आदर्श समानता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना। फिर इसके बाद जो दूसरी इसकी जो विशेषता है वह है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना तथा साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ना कि पुलिस राज्य की। जैसे कि उपनिवेश काल में होता है कि पुलिस राज्य वहां पर होता था, तो जो कुछ सरकार की होती थी वही होती थी, वही चलती थी। तो इस कारण से इसके जो उद्देश्य है, इसकी जो विशेषता है वह है कि लोक कल्याणकारी राज्य की
स्थापना करना। फिर इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वह है कि यह मतलब जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह गैर न्यायोचित है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के इन राज्य के नीति निर्देशक अधिकारों का हनन भी होता है तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाने की गारंटी प्रदान नहीं की गई है। लेकिन यह जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो इसलिए यह राज्य के शासन में मूल में है, तो इस कारण से यह इनकी प्रमुख विशेषता और इनका महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी तीसरी विशेषता आपको लिखना है कि यह गैर न्यायोचित है। मतलब न्यायालय द्वारा इनका हनन होने पर इन्हें लागू नहीं कराया जाएगा, लेकिन इन्हें राज्य के द्वारा कानून या विधि बनाने में इनका उपयोग जरूर किया जाएगा या इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। तो कानून या विधि, जैसे राज्य के द्वारा कोई जब कानून बनाया जाएगा अथवा कोई विधि बनाई जाएगी तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में जरूर रख करके यह कानून या विधि बनाई जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हमें इसकी जो नेक्स्ट विशेषता देखनी है वह है कि भले ही यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भले ही गैर न्यायोचित है, मतलब ये इनका न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जाता, फिर भी हमारे संविधान में जो है वो कानून प्रमुख है संविधान में, तो कानून की मान्यता रखने के लिए फिर भी इन्हें कौन देखता है, न्यायालय ही देखता है। तो कौन देखता है इन्हें, न्यायालय ही देखता है। तो यही हमें देखना है यहाँ पर कि भले ही है गैर न्यायोचित है, परंतु इन्हें कानून की सर्वोच्च मान्यता के लिए इन्हें कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय ही इन्हें क्या करता है, देखता है। अब इसके बाद हमें राज्य के जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण पढ़ना है कि अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कि हम नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए हम नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, पहले भाग में है समाजवादी, दूसरे भाग में है गांधीवादी और तीसरे भाग में है उदारवादी। पहले भाग में है समाजवादी, दूसरे भाग में है गांधीवादी और तीसरे भाग में है उदारवादी। समाजवादी से तात्पर्य है कि संपूर्ण समाज के कल्याण से है, कि मतलब ऐसी नीति निर्देशक तत्व जो संपूर्ण समाज का कल्याण करते हैं उन तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी में रखा गया है। फिर दूसरा जो है वह है हमारा गांधीवादी। गांधी जी के विचारों से मिलकर गांधीवादी विचार यह बने हुए हैं। गांधी जी क्या चाहते थे कि वह चाहते थे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो और अंत्योदय, मतलब अंतिम व्यक्ति, भारत का जो अंतिम व्यक्ति भी है, सबसे अंतिम व्यक्ति हो, उसका भी उदय हो। तो आप बताइए कि जब भारत के जब सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तभी तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, मतलब सभी के पास समान अधिकार होंगे, ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे शक्तियां आएंगी, तो ऐसे ही तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। और तीसरी जो हमारी विचारधारा है वह है उदारवादी। यह उदारवादी विचारों से संबंधित है, तो यह है उदारवादी विचारधारा।
फिर इसके बाद नीति निर्देशक अब जो हमारे तत्व हैं उनको हमें समाजवादी में जो भी तत्व आते हैं समाजवादी में अलग रखना है, गांधीवादी में अलग रखना है, जो भी मतलब गांधीवादी विचारधारा के नीति निर्देशक तत्व हैं, और उदारवादी विचारधारा के जो नीति निर्देशक तत्व हैं। तो अब हम चलते हैं और आगे पढ़ते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा में सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद या लोकतांत्रिक समाज के अभिवृद्धि के लिए या लोकतांत्रिक समाज की वृद्धि के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करना, मतलब सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना। तो और आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है उसे सभी तक पहुंचाना, मतलब सभी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी को आय के समान अवसर प्राप्त हो, सभी को प्रतिष्ठा के समान अवसर प्राप्त हो। तो यह कहता है आपका आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 कहता है कि लोकतांत्रिक समाज की अभिव्यक्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय। तो देखिए इन शब्दों को समझ लीजिए। वैसे पहले मैं प्रस्तावना में भी इनको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज्यादा अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो उसके साथ न्याय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून एक अमीर व्यक्ति के लिए है वही कानून एक गरीब व्यक्ति के लिए भी है। फिर सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि यदि किसी भी भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि वह नीची जाति से है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा या ऊंची जाति है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय है तो जैसे किसी दफ्तर में प्रवेश से संबंधित कोई बात है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राजनीतिक न्याय में है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक न्याय में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे पूछ सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कहां कहां पर भारतीय संविधान में की गई है। तो पहली तो आपको लिखना है कि प्रस्तावना में, प्रस्तावना, और दूसरी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल या अनुच्छेद 38। इन दोनों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये आप याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इसके बाद है आय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये सभी चीजें प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद हमें देखना है कि आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 39 जो कहता है इसके रूप से मूल रूप से कहा गया है कि संरक्षित करना, संरक्षित करना या सुरक्षा प्रदान करना, यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। अब आर्टिकल 39 की जो प्रमुख धाराएं हैं उनमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के पर्याप्त साधन क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। लोक कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए जो साधन है, मतलब और उनका जो साधन है उनका बंटवारा सभी के साथ किया जाना चाहिए। मतलब लोक हित के लिए जो साधन है या सुविधाएं हैं उनका बंटवारा सभी के साथ किया जाना
चाहिए। तो और इसमें इसी में कहा गया है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इसी में कहा गया है कि उत्पादन, जैसे धन और उत्पादन के साधन है, जो धन और उत्पादन के जो साधन है उनका किसी एक व्यक्ति या स्थान में एकीकरण नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी एक व्यक्ति या स्थान पर उन्हीं पूरे साधनों को एक नहीं होना चाहिए, उन्हें भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो यही सब इस आर्टिकल में कहा गया है कि संरक्षित करना। तो शब्द इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है वह है कि समान वेतन। मतलब यदि महिला और पुरुष समान काम करते हैं तो उनको समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। यह आर्टिकल 39 में कहा गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसे आपको ऐसे ही याद रखना है। और इसमें जो पहले नंबर पर कहा मैंने बात कही थी वह है कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो आपको, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन हो, आय एवं उत्पादन के साधनों का बंटवारा हो। उत्पादन के साधनों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास आय एवं साधनों, आय एवं उत्पादन के साधन का मतलब होना चाहिए या उनका बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और इसी में 39 में कहा गया है कि समान वेतन की यदि महिला और पुरुष समान रूप से काम करते हैं तो उन्हें समान वेतन दी जानी चाहिए। तो इसे आप याद रखना। साथ ही साथ इसी में कहा गया है कि लोकहित के लिए, मतलब इसी में कहा गया है, यहां पर मैं लोकहित या समाज हित के लिए सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या होनी चाहिए, समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके। तो यह है हमारा आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो यह था आज का हमारा लेक्चर और आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे की जो चर्चा है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक के लिए विधान क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर बहुत कुछ आने वाला है। मतलब अभी जैसे मैं ये पॉलिटी चला रहा हूँ और हम थोड़ी दिनों बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री आएगी, फिर इकोनॉमिक्स आएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ इस चैनल पर आपको कुछ दिनों बाद मैथ के भी चैप्टर अवेलेबल होंगे, साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो तैयारी है, मतलब हर सब्जेक्ट की, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो है या लेक्चर है जो बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज लाइक कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। गुड डे, टेक केयर।